सभी को ये आत्मनिर्भर भारत एमएसएमई हिंदी वर्जन में स्वागत है। ये हमारा पहले बोला कि ये हमारा न्यू एज एंटरप्रेन्योरशिप नए युग का एक जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसका कंटिन्यूअस सीरीज है। ये थर्ड वेबिनार है। हम इंग्लिश, हिंदी और तेलुगु में कर रहे हैं और दूसरे भाषा में भी करेंगे। और मैं संक्षिप्त प्रेजेंटेशन देता हूं। अभी आप श्री मधुसूदन झुंझुनवाला साहब का इंग्लिश में प्रेजेंटेशन सुने और ये दो ऑर्गेनाइजेशंस के तरफ से दिए जा रहे हैं। एक सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट, दूसरा जीएसबीएस प्राइवेट लिमिटेड। उसका उद्देश्य है सरल व्यवसाय समाधान देते हुए। एंड अधिक जानकारी के लिए आप www.gsbsonline.in देख सकते हैं। और मैं डॉक्टर रुद्रा एंड मैं सीएसडी इंस्टीट्यूशंस का अध्यक्ष हूँ। और श्री मधुसूदन झुंझुनवाला साहब ये सीईओ जीएसबीएस प्राइवेट लिमिटेड का है। उनका संक्षिप्त परिचय, साहब एक प्रोफेशनल मैनेजर एंड एंटरप्रेन्योर है। उनका पढ़ाई हुआ आईआईटी खड़गपुर से और एमएस फ्रॉम यूएस। एंड वो अलग अलग संस्थानों में अलग अलग कैपेसिटी में किए, ताकि लाइक वीडियोकॉन ग्रुप में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एंड वाइस प्रेसिडेंट के पद में, और जी एल प्रो में प्रेसिडेंट के पद में, और बहुत सारे इंडस्ट्रीज लाइक ओशा मास्टर इंडस्ट्रीज, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, पेस्ट कंट्रोल इंडिया, एमएसपी स्टील एंड पावर, एस्टर इंडस्ट्रीज और बहुत सारे। और जाने माने बहुत मशहूर बिजनेस स्कूल से उनका ट्रेनिंग और कोचिंग भी हुआ, ताकि लाइक हार्वर्ड बिजनेस स्कूल एंड सैमसंग डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट मलेशिया एक्सेट्रा। एंड ये हिंदी प्रेजेंटेशन है। आप इंग्लिश में और जो भी प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। उसके बाद तेलुगु प्रेजेंटेशन होगा। वेलकम सर, वेलकम टू हिंदी वेबिनार। थैंक यू वेरी मच रुद्रा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस वेबिनार में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये वेबिनार एक सीरीज है और उस सीरीज में ये हमारी तीसरी कड़ी है। और हमारे इस वेबिनार की शुरुआत हुई उद्यमिता के विषय के साथ, और जब हमने उद्यमिता के विषय पर चर्चा शुरू की, उसी समय हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की। शायद ये संजोग ही रहा होगा, लेकिन यह संजोग बड़ा ही सुखद था, क्योंकि हमें ऐसा लगा कि हमने ईश्वरीय कृपा से एक सही विषय का चुनाव सही समय पर किया है। मेरी समझ से आत्मनिर्भर भारत अभियान के पीछे जो सोच और जो कल्पना है, यह सोच और यह कल्पना, इसके गर्भ में इतनी संभावनाएं हैं कि अगर इनका क्रियान्वयन सुचारू ढंग से किया जाए तो हमारे राष्ट्र की, हमारे देश की, हमारे व्यक्तिगत जीवन की तस्वीर को यह बदल सकता है। हमारे खोए हुए इतिहास को, हमारे खोए हुए सम्मान को यह पुनर्जीवित कर सकता है। हमारी योग्यताएं यह पुनः हमें लौटा सकता है। इसलिए मैं एक आम नागरिक की तरह
एक विशेषज्ञ के रूप में आपके समक्ष नहीं खड़ा हूं, मैं आपके सामने एक नागरिक के रूप में खड़ा हूं कि एक नागरिक के रूप में आत्मनिर्भर भारत अभियान के विषय में मेरे क्या पक्ष है, मेरी क्या सोच है और मैं कैसे इसे देखता हूं। मेरे जीवन के प्रोफेशनल लाइफ के का बहुत बड़ा हिस्सा शॉप फ्लोर बिजनेस को चलाने, बढ़ाने, उनकी पेचीदगियों के साथ जूझते रहने में गुजरा है और साथ ही साथ मैं उन भाग्यशाली लोगों में से हूं जिन्हें उनसे सीखने का भी बड़ा मौका मिला। और ये सारा अनुभव सीख मैं इन प्रेजेंटेशंस के माध्यम से, इन वेबिनार के माध्यम से आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि ये प्रक्रिया जब तक जारी रहेगी मैं आपसे सीख सकूंगा और आपको सिखा पाऊंगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान, इसके 5 स्तंभ हैं। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री की कल्पना है और उसके 5 स्तंभ हैं। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था में जो मांग होती है उसकी जो जनसांख्यिकी जो होती है, इसका मतलब हुआ कि भाई किस एज ग्रुप में कितने लोग हैं, उनकी क्या पसंद है, वो किस बैकग्राउंड से आते हैं। चूंकि ये सारी चीजें निर्धारित करती हैं कि हमारे मांग का प्रारूप क्या हो। अगर आपकी डेमोग्राफी में यंग लोग ज्यादा हैं तो नेचुरली आपकी इकोनॉमी प्रोडक्टिव होगी, आपकी डिमांड जो होगी, कंजम्पशन, वो एस्पिरेशनल होगी। अगर वृद्ध लोग ज्यादा होंगे, सीनियर सिटीजन, तो उसका प्रारूप अलग होगा। सिर्फ अमीर होंगे तो प्रारूप अलग होगा, सिर्फ मध्यम वर्गीय होंगे तो प्रारूप अलग होगा, और सिर्फ अगर उसमें गरीब होंगे तो प्रारूप अलग होगा। एक वाइब्रेंट डेमोग्राफी एक ऐसी होती है कि जिसमें हर उम्र के, हर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग एक उचित अनुपात में हो। और आज कम से कम भारत को वह बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो जनसांख्यिकी मांग के प्रारूप का निर्धारण करती है और मांग से अर्थव्यवस्था चलती है। और अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। डिमांड तो मांग है, मांग पूरी कैसे होगी? डिमांड किस चीज की होती है? वस्तुओं की होती है और डिमांड उत्पादों की होती है। और उसे पैदा करने के लिए क्या चाहिए? इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, कल कारखाने चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, मजदूर चाहिए, लोग चाहिए, स्किल चाहिए। उन सबको चलाने के लिए एक व्यवस्था चाहिए। हम अपना घर नहीं चलाते हैं क्या? क्या व्यवस्था नहीं होती है? अब आप यही समझ लीजिए कि जब आपके घर की एक व्यवस्था होती है जो बहुत सिंपल होती है, तो जहां 140 करोड़ लोग होंगे और उसमें नहीं भी तो अगर आपके कम से कम अगर 35 करोड़ अगर परिवार होंगे तो उनको भी चलाने के लिए एक व्यवस्था की आवश्यकता होगी। तो एक सिस्टम चाहिए, इकोनॉमी जो उसको कैटर करता है उसको एक सिस्टम चाहिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो सैद्धांतिक तौर पर आत्मनिर्भर भारत का मतलब हुआ कि भाई इन 5 खंभों को, स्तंभों को किस तरह मजबूत किया जाए, ये पांचों खंभे एक दूसरे को सपोर्ट करें और ये मजबूत हो तो हम आत्मनिर्भर बन सके। आपकी एक बिल्डिंग है, आपके बिल्डिंग के नीचे पाए होते हैं, पिलर्स होते हैं। पहले वो दीवारें हुआ करती थी जिसको कि हम नींव कहते थे। आज वो पतले पतले पाए जो होते हैं वह कितने मजबूत होते, कितनी बड़ी बिल्डिंग को वह अपने ऊपर ले पाते हैं। आपने सुना होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी जो ऊंची बिल्डिंग है वह भी पायों पर खड़ी है। तो यह 5 स्तंभ भी उन पायों की तरह है। और भारत जैसी अर्थव्यवस्था, भारत जैसा देश जो सोशो इकोनॉमिक कारणों से बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसके
उसके बोझ का वहन करना, उसके भार का वहन करना, उसके लिए इन 5 स्तंभों को बहुत ही मजबूत होना पड़ेगा। और यह 5 स्तंभ एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। बिल्डिंग में 2 पाए हटा दीजिए तो उसका लोड क्या होगा, बाकी पर चला आएगा। और अगर उनकी डिजाइन उन पर लोड लेने की नहीं होगी तो बिल्डिंग गिर जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारे के सारे जो खंभे हैं एक दूसरे को ये सपोर्ट करते हैं। कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। अब आप देखिए, हमने आत्मनिर्भर भारत की बात की और अब हम यहां पर उसके बाद हम आत्मनिर्भर जो व्यवस्था है इसमें से इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आत्मनिर्भर भारत के लिए हमें एक आत्मनिर्भर एमएसएमई के ढांचे को तैयार करना पड़ेगा। एमएसएमई का जो ढांचा होता है वह बड़े उद्योगों, कुटीर उद्योगों, मजदूरों, घरेलू उत्पाद, इन सब चीज के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। हमने देखा, मैंने जैसा कहा कि ये सबके सब इसको सपोर्ट करते हैं और इन सब चीजों से डिमांड आती है। बड़े उद्योग, उनकी डिमांड कौन पूरी करता है? एमएसएमई। ये बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ। कुटीर उद्योग वह अपनी जो उत्पाद होती है वह एमएसएमई को देते हैं। कुछ बाजार में भी जाती है, इनमें भी आती है। मजदूर और सड़क विक्रेता ये इन लोगों के लिए काम करते हैं, फिर ये यहां आते हैं। फिर घरेलू उत्पाद इससे आता है। तो हमारे लिए अगर इन सब चीजों को स्ट्रांग और मजबूत बनाना है तो मध्यम वर्ग को मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि मध्यम वर्ग की डिमांड से हमारे पास में कंज्यूमर की डिमांड आती है। हम अगले स्लाइड में देखेंगे। और यहां पर हमारे जो उत्पाद होते हैं उन उत्पाद का अगर हम मौखिक प्रचार न करेंगे, उसका हम खुद कंजम्पशन नहीं करेंगे तो हम उसको वैश्विक नहीं बना पाएंगे। मैं पहले के वेबिनारों में कह चुका हूं कि आज जगुआर और ऑडी और बाहर की हर चीजें जो हम यूज करते हैं वो हम इसलिए यूज करते हैं कि वह अपने देशों में सफल रही, वहां वह ब्रांड बनी। अगर वहां ब्रांड नहीं बनती तो आप एक ऑडी के बारे में नहीं जानते, आप एप्पल के बारे में नहीं जानते। तो जब तक आप अपना ब्रांड खुद तैयार नहीं करेंगे तो आपके ब्रांड को कौन जानेगा? जापान 60 के दशक में बहुत मशहूर था बहुत ही पुअर क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाने के लिए, लेकिन कभी भी उन्होंने आत्मगरिमा और आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। उनके मन में यही सवाल था और बहुत एक ईमानदार सवाल था कि अगर मैं अपने वस्तुओं का उपभोग नहीं करूंगा तो दूसरे मेरे वस्तुओं का उपभोग कैसे करेंगे? और यही भाव है इसके पीछे। घरेलू प्रचार का मतलब यह नहीं हुआ कि मैं कह रहा हूं या प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो आप उसे यूज कीजिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये मुक्त बाजार व्यवस्था है। लेकिन आपके बच्चों का अगर आप ही संवर्धन नहीं करेंगे, मनोबल नहीं बढ़ाएंगे, अगर आप ही उन्हें ट्रेनिंग नहीं देंगे कि क्वालिटी एजुकेशन कैसे होता है, अच्छा जीवन कैसे जिया जाता है, कि आपके हमारे बच्चे आगे बढ़ सकेंगे? कोई उनकी इज्जत करेगा? नहीं करेगा। उसी तरह यहां घरेलू उत्पाद के मौखिक प्रचार का मतलब है कि हम ऐसे उत्पाद घरेलू ढंग से बनाएं, घरेलू उत्पाद बनाएं जो हम आसानी से बिना किसी भेदभाव के, झिझक के, बिना किसी फेवर के हम उसे कंज्यूम कर सके। मतलब कि हमारे घरेलू उत्पाद को क्वालिटी बनना पड़ेगा, हमें क्वालिटी प्रोडक्शन करना पड़ेगा। मैं आज किसी के ऊपर में रहम दिखा सकता हूं, एक बार ले सकता हूं, 2 बार ले सकता हूं, तीसरी बार मैं नहीं लूंगा। तो मौखिक प्रचार का मतलब हुआ कि उद्यमों की भी यह जिम्मेवारी है कि उनके उत्पाद अच्छी गुणवत्ता के बने ताकि लोग उनका उपभोग कर सके और उसके विषय में वह एक ब्रांड भी क्रिएट कर सके। तो यह सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो डिमांड, मजदूर,
सड़क विक्रेता, कृषि, ये सब डिमांड क्रिएट करने वाले हैं। कुटीर उद्योग, वहां लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। आत्मनिर्भर भारत, सूक्ष्म एमएसएमई प्रोड्यूस करते हैं, लोग कंज्यूम करते हैं, बड़े उद्योगों को कंपोनेंट देते हैं और B2B होता है। और ये तब होगा ये सब, इसके लिए हमें एक अपनी व्यवस्था में बोल्ड रिफॉर्म्स करने होंगे। सतत मांग, सस्टेनेबल डिमांड इज द फर्स्ट प्री कंडीशन। यह सबसे पहली शर्त है एक मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए। लेकिन सतत डिमांड, सस्टेनेबल डिमांड, वो सब्सिडी से नहीं आ सकती, वो कंसेशन से नहीं आ सकती, वह कमाने से आएगी। कमाएंगे हम कब? जब हम में स्किल होगी। वह हमारे बचत से आएगी। डिमांड तब आएगी जब हम कमाएंगे, बचाएंगे और तब फिर हम खर्च करेंगे। एक्चुअल डिमांड जो होता है, जो इकोनॉमी को जो ड्राइव करता है, वह डिमांड होती है कंज्यूमर डिमांड। फॉर एग्जाम्पल, हम चावल खाते हैं, लेकिन फार्म से लेकर के हमारे घर में जो चावल आता है उसमें एक साइकिल होती है, प्रोडक्शन साइकिल होती है, क्रॉप साइकिल होती है। वह दिनों और महीनों की हो सकती है। और उस पूरी प्रक्रिया में खेतों से, खलिहानों से फैक्ट्री तक वह इंटरमीडिएट के रूप में सप्लाई चेन में जाते हैं। तो हर जगह वह डिमांड होती है। उन डिमांड को हम कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस। उसके अलग अलग है, किसी के पास जा रहा है। तो मुख्यतः दो तरह के डिमांड होते हैं। जो एक उद्यम ने दूसरे उद्यम से खरीदा, जिसको कि हम बोलते हैं बिजनेस टू बिजनेस डिमांड, और एक होता है जो सीधे कंज्यूमर के पास में। यह हुआ कंजम्पशन रिलेटेड। और दूसरा होता है जो सरकार डिमांड क्रिएट करती है, जो इन सब डिमांड को प्रोड्यूस करने के लिए एक सप्लाई चेन का नेटवर्क खड़ा करती है, जो एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करती है स्किल के लिए, जो फाइनेंस के लिए फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करती है, सरकारी तंत्र खड़ा करती है, रोड खड़ा करती है, परिवहन के लिए खड़ा करती है। तो औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए सरकार भी डिमांड क्रिएट करती है। वह डिमांड इन इंडस्ट्रीज के पास में जाती है, प्रोजेक्ट के रूप में, ब्रिज के रूप में, रोड के रूप में। फिर वह अलग इंडस्ट्रीज को देते हैं एमएसएमई। तो ये सारी चीज एक साइकिल पर है। तो एक बड़ा ऑर्डर सरकार के यहां से वह छोटे ऑर्डर्स में टूटता है और छोटे छोटे उद्योगों तक, कॉटेज इंडस्ट्री तक पहुंचता है। उसी तरह जो हमारे फास्ट एफएमसीजी होते हैं, जिनको कि हम लोग फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं, खाद्य पदार्थ वगैरह वगैरह, उनकी डिमांड कंज्यूमर क्रिएट करता है। और ये सब मिलाकर के एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं। और वह एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर तीन कैटेगरी में आता है: श्रमिक कैटेगरी, मध्यवर्गीय कैटेगरी, उच्च वर्गीय कैटेगरी। हमारे देश में सबसे ज्यादा मैं समझता हूं कि 95 से 96% लोग श्रमिक से मध्यम में ही आते हैं। और मध्यम में भी दो तीन कैटेगरी हो सकती हैं: उच्च मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास। लेकिन अगर आप देखें तो 95%, 94% लोग आर बेसिकली मिडिल क्लास एंड बिलो लेबर। और वह ज्यादातर आज भी इस अवस्था में नहीं है कि उनके पास में अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के बाद इतना कुछ बचे कि वह उसको सेव कर सके। और सेविंग्स आवश्यक होती है इन्वेस्टमेंट के लिए, और इन्वेस्टमेंट से हमारे पास में ढांचा खड़ा होता है। तो अल्टीमेटली सस्टेनेबल डिमांड तब होती है जब हमारा नागरिक आत्मनिर्भर हो। आत्मनिर्भर नागरिक वह होता है जो कमाता है, अपनी जरूरतों को पूरा करता है, एक सही बचत करता है, और वह बचत
आगे जाकर के इन्वेस्ट होती है इकोनॉमी में, उससे रिटर्न मिलता है, और ये सारी चीजें एक साइकिल क्रिएट करती हैं, तो सब जगह वो समृद्धि आती है, लोगों की एस्पिरेशन बढ़ती है, उनकी जरूरतें बढ़ती हैं, लोग बेसिक इकोनॉमी, सस्टेनेंस इकोनॉमी से एक एस्पिरेशनल इकोनॉमी की तरफ जाते हैं, लोग प्रगति होती है, अच्छा एजुकेशन हासिल करते हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी लेकर के आते हैं, अच्छी शिक्षा लेकर के आते हैं, अच्छी सर्विसेज और उत्पाद बनाते हैं, उसका एक्सपोर्ट होता है। तो ये साइकिल है, और यही साइकिल कही गई है कि हमारे यहाँ ये देखिए मांग अर्थव्यवस्था, ये जब ये साइकिल चलेगी पूरी, एक दूसरे को जब सपोर्ट करेगी, मांग बढ़ेगी, मांग का ढांचा, मांग का टाइप, मांग का प्रकार बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा, जब लोग, और ये वाइब्रेंट होगी, व्यवस्था होगी, तो हमारे पास में एक आत्मनिर्भर भारत बनेगा, जो इन 5 पिलर के द्वारा उसको चलाया जाए। तो इस बैकग्राउंड को समझना बहुत आवश्यक था। अगर हम आत्मनिर्भर, अब मैं आपके सामने कुछ अगले स्लाइड में बात करूंगा कि अगर आत्मनिर्भर भारत की कुंजी आत्मनिर्भर एमएसएमई में है, तो सरकार ने उस दिशा में क्या कदम उठाए हैं इस आत्मनिर्भर भारत के अभियान के तहत। एमएसएमई के महत्व को दोबारा उजागर करने की आवश्यकता नहीं है, हम सब जानते हैं, मैं पहले भी कह चुका हूं। मैं इतना बताऊंगा आपको कि 2006 में एक एमएसएमई एक्ट पारित किया गया था भारतीय संसद के द्वारा, जिसमें एमएसएमई का वर्गीकरण किया गया मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में, और उसके अलावा 3 कैटेगरीज रखी गई, सूक्ष्म, लघु और मध्यम। और सूक्ष्म उद्यम मैन्युफैक्चरिंग में जहां, और ये था इन्वेस्टमेंट बेस्ड, कि अगर अपने प्लांट एंड मशीनरी में ये निम्नलिखित इन्वेस्टमेंट अगर किया है, तो आप एमएसएमई की जो बेनिफिट्स हैं उसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग में सूक्ष्म उद्योग के लिए सीमा थी 25 लाख, सर्विसेज के लिए 10 लाख, लघु में 5 करोड़, सर्विसेज में 2 करोड़, मध्यम में 10 और 5। यह अभी 1 जुलाई से यह संशोधन किया गया है ऑर्डिनेंस के तहत, और नया क्लासिफिकेशन जो एक बहुत सही कदम है, वह किया गया है लागत और सालाना कारोबार के आधार पर। जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज का जो डिफरेंशिएशन था उसको खत्म कर दिया गया है, क्योंकि वह बहुत ही तर्कसंगत नहीं था। जीएसटी एक्ट 2017 के बाद जब सारी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स की दर, जीएसटी दर बराबर हो गई, तो वहां एक पारदर्शिता की आवश्यकता थी। उसके बाद 2006 से अगर 20 में अगर लें हम, तो मुद्रास्फीति इतनी बढ़ी है कि वो जो क्लासिफिकेशन था बहुत ही इलॉजिकल और इररिलेवेंट था। और तीसरी बात कि उस तरह के एंटरप्राइज वो खुद ही अपनी जद्दोजहद में लड़ते ही रह जाते थे, सर्वाइवल में रह जाते थे और एनपीए हो जाते थे, क्योंकि उन्हें वो कोई बहुत सीरियसली लेता नहीं था। और आज भी देखा गया है कि उनके साथ बहुत ही सौतेला दुर्व्यवहार हुआ है, चाहे सरकारों ने किया हो, सरकार के उपक्रमों ने किया हो, चाहे वो बड़े उद्योगों ने किया हो, चाहे बैंकों ने किया हो। और इस पे बुरा मानने वाली कोई बात नहीं, मेरा अपना अनुभव है। और मैंने देखा है, बहुत से मेरे क्लाइंट आते हैं, और जब मैं खुद भी गया हूं तो मैंने इस चीज को स्टडी किया कि एक जो कमिटमेंट होनी चाहिए एमएसएमई के प्रति हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारे सरकारी व्यवस्था में, हमारी बैंकिंग व्यवस्था में, वह नहीं दिखाई देती थी। और बहुत हद तक इस आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत उनको सुधारने की चेष्टा की गई है। एक और बात कि जो लागत और टर्नओवर की सीमा है, इसमें एक्सपोर्ट नहीं काउंट किया जाएगा। कहने का मतलब यह कि अगर आप देखें कि अगर आपका डोमेस्टिक सेल से टर्नओवर 250 करोड़ होता है, और अगर आप एक्सपोर्ट से
500 करोड़ भी करते हैं और भी ज्यादा करते हैं, 750 करोड़ आपका हुआ, तो मेरी समझ से आप फिर भी एमएसएमई क्लासिफिकेशन में ही रहेंगे और उसको मिलने वाली सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। निर्यात को सालाना कारोबार का हिस्सा नहीं माना जाए, और ये बहुत बड़ा प्रोत्साहन है इस इंडस्ट्री के लिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस संशोधन के बाद यह जो वर्गीकरण है और यह जो बेनिफिट है, इंडिया के लगभग 98 से 99%, हो सकता है कि आंकड़ा 97 हो, मतलब 95 से तो ऊपर है ही, उन सभी उद्यमों को यह प्राप्त हो जाए। और जब 50 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट की बात होगी तो हमारे देश में एक नया इक्विटी मार्केट इमर्ज होगा। लोगों को नए मौके इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए मिलेंगे और इन एंटरप्राइजेस को लार्ज एंटरप्राइजेस में इक्विटी मार्केट में ले जाना, उसमें अपग्रेड करना बहुत आसान होगा। क्योंकि पहले जो सीमा 5 करोड़ की थी, 10 करोड़ की थी, वह 250 हो गई है, जिसमें कि एक्सपोर्ट इंक्लूडेड नहीं है। तो मैं ये मानता हूं कि यह संशोधन सकारात्मक है, लेकिन इस संशोधन का लाभ अर्थव्यवस्था को तभी मिलेगा जब यह संशोधन इंप्लीमेंट हो पाएंगे। उसे इंप्लीमेंट करने के लिए हमें डिमांड चाहिए, हमें फाइनेंस चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी चाहिए। ये तो पॉलिसीज है। अब ग्राउंड लेवल पर क्या होगा? सबसे पहले किसी भी उद्यम की सबसे बड़ी कठिनाई होती है कि भाई मेरे पास फाइनेंस कहां से आए। और एमएसएमई में लोग इसलिए रहते हैं क्योंकि उनके पास न उतना धन होता है, न बड़ा धन उठाने की क्षमता होती है। और वैसी हालत में एक ही मात्र उपाय उनके पास है कि बैंक उन्हें मदद करे। और बैंक चूंकि मदद नहीं करते हैं या कर पाते हैं, उनकी अपनी मजबूरियां रही होंगी, एमएसएमई कभी भी वाइब्रेंट नहीं हो पाता है और उसमें जो भी उधार रहता है वह एनपीए हो जाता है और एक विशेष साइकिल बन जाता है। बड़े उद्योग, उनके पास में बार्गेनिंग स्ट्रेंथ होती है, बैंक को भी क्रेडिट देना रहता है, उनके पास में एसेट्स होते हैं, तो फिर भी उन्हें मिल जाता है। लेकिन एक कमजोर एमएसएमई अर्थव्यवस्था को कमजोर ही करके रखती है, उसे कभी भी आत्मनिर्भर नहीं होने देती। उदाहरण है आपके सामने, क्योंकि हमारा एमएसएमई सेक्टर डेवलप नहीं हुआ, आज लार्ज इंडस्ट्री जितनी है वो चाइना से अपने कंपोनेंट की आउटसोर्सिंग करती है, क्योंकि वहां उन्हें सस्ते दाम में मिलता है। अगर विश्व बाजार में उन्हें कंपीट करना है तो उनके पास कोई चारा नहीं है। लेकिन यही अगर एमएसएमई जिसको अब डेवलप करने की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर ये यहां से अगर मिलती तो वो क्यों बाहर जाती? खैर, क्यों ऐसा हुआ वो बहस करके कोई लाभ नहीं। आगे क्या हो रहा है और क्या किया जा सकता है, इस पर विचार करना मेरे हिसाब से ज्यादा उचित और लाभप्रद होगा। तो सबसे पहले क्या है कि सरकार ने एक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन दी है, जिसमें लोगों की जो आउटस्टैंडिंग है उसके 20% तक उन्हें तुरंत इमरजेंसी क्रेडिट लाइन अवेलेबल हो जाएगी। उनको अधिकतम ब्याज 9.25% का देना पड़ेगा, एनबीएफसी से लेंगे तो 14% देना पड़ेगा। इसके लिए सरकार ने 3 लाख करोड़ का आवंटन किया है और इसको हम 31 अक्टूबर तक ले सकते हैं। सारे निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक उसको दे सकते हैं। किसी ताजा कोलैटरल की आवश्यकता नहीं है, कोई गारंटी शुल्क नहीं चाहिए और इसका भुगतान हम 4 वर्षों में कर सकते हैं। 12 महीनों की हमारे पास में मॉरेटोरियम है उसके ऊपर में। और 100 करोड़ तक की इकाइयां जिनकी 25 करोड़ तक की आउटस्टैंडिंग है, ये इस 20% का इमरजेंसी क्रेडिट लाइन ले सकती है। तो ये तो हुआ कंपनियों को तुरंत इमरजेंसी क्रेडिट लाइन देना, ऑटोमेटिक लेंडिंग। उसके अलावा बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं
जो स्ट्रेस्ड हो चुकी हैं, उनकी इक्विटी कैपिटल खत्म हो चुकी है, उसमें इक्विटी इन्फ्यूजन की आवश्यकता है, अब उनके पास हो सकता है कि नहीं है। तो सरकार ने 20,000 करोड़ का प्रावधान किया है कि ऐसी कंपनियां बैंकों से क्वाजी इक्विटी के नाम पर 75 लाख तक बोरो कर सकती हैं और उसे अपने इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकती हैं, तो उनकी बैलेंस शीट ठीक हो जाएगी। तीसरी चीज, सरकार ने और भी एक 50,000 करोड़ के फंड से, आवंटन से, एक फंड ऑफ फंड का क्रिएशन किया है। इसमें ऐसे यूनिट्स जिसमें प्रॉमिस है, जो लगता है कि हां ये लंबी दौड़ का घोड़ा हो सकता है, उसमें फंडिंग की जाएगी इक्विटी के रूप में। सरकार इक्विटी लेगी। जब सरकार इक्विटी लेगी तो स्वाभाविक है कि उसमें उसकी जो ड्यू डिलिजेंस होगी, एक अच्छी ड्यू डिलिजेंस होगी, तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स को, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स को, कैपिटल मार्केट को भी कॉन्फिडेंस होगा, एक प्रोसेस रहेगा और भी लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे और फिर वह एंटरप्राइज एमएसएमई से निकल करके के लार्ज एंटरप्राइज और एक एमएनसी भी बनने की क्षमता रखेगा। अब मान लीजिए कि फाइनेंशियल फ्रंट पर हमने उनको ये रिलीफ दी है, सहूलियतें दी हैं, तो फिर ऑर्डर कहां से आएंगे? कोविड-19 के बाद डिमांड में, खरीदारी में काफी मंदी है, तो सरकार ने अपने लेवल पर यह किया है कि भाई हमारे यहां सरकारी प्रतिष्ठानों के द्वारा 200 करोड़ के जो भी खरीद किए जा रहे हैं, 200 करोड़ से नीचे और उस तक, उसका कोई भी ग्लोबल टेंडर नहीं होगा। अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जाएगा कि लोग अपने कंजम्पशन को लोकल सोर्सेस से मीट करें। सरकार यह भी काम कर रही है कि भाई बाहर की कंट्रियों से, खासकर चाइना से जो लो ग्रेड, लो क्वालिटी इंपोर्ट हो रहे हैं, उनको कैसे रोका जाए ताकि उसको हमारे एमएसएमई बना सके, बेच सके। अगर हम चाइना से लो क्वालिटी ले रहे हैं तो कम से कम अगर उस क्वालिटी का अपने कंट्री में बनता है तो उसको लेने में क्या हर्ज है? ये मेरी सोच है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो, और आपने देखा कि अगर आत्मनिर्भर नहीं हैं तो किसी और की सप्लाई चेन पर निर्भर होने का नतीजा क्या है, वो सबको अभी समझ में आ रहा है। खैर, इसके अलावा सरकार ने जो एमएसएमई होती हैं, जो ईपीएफ में जो उनका योगदान होता है, उन्होंने उसमें सहयोग दिया है और उसके योगदान में कमी भी की है। तो ये बहुत सी चीजें हैं। मैं समझता हूं कि दिस लिस्ट, इसके आगे भी और चीजें आती रहेंगी जरूरतों के हिसाब से। इमीडिएटली अगर यह कदम सरकार ने उठाए हैं तो स्वाभाविक है कि एमएसएमई सेक्टर को काफी रिलीफ मिलेगी। इनके अलावा बहुत सी चीजें हैं जो राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर देती हैं। ओके, पूंजी निवेश में सब्सिडी दी जाती है, ब्याज के भुगतान में, इक्विटी समर्थन मूल्य, जीएसटी, एसजीएसटी की कंपनसेशन कह लीजिए, स्टाम्प ड्यूटी कह लीजिए, रोजगार सृजन में जो ईएसआई और पीएफ दिया जाता है उसकी रीइंबर्समेंट ले लीजिए, स्किल डेवलपमेंट की ले लीजिए, क्वालिटी इंप्रूवमेंट की ले लीजिए। बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी स्कीम है। क्योंकि अब हमको, अगर हम सही आने वाले समय में टेक्नोलॉजी ड्रिवन एंटरप्राइज में, टेक्नोलॉजी ड्रिवन समय में अगर हम एक सफल उद्यमी बनना चाहते हैं तो हमें सरकार की स्कीमों की जानकारी रखनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। और अच्छी बात यह है कि ब्यूरोक्रेसी और करप्शन को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फेसलेस सिस्टम क्रिएट किया है। उन्होंने ऐसे ऐसे पोर्टल क्रिएट किए हैं जहां पर एक ही पोर्टल पर champions.gov.in करके एक पोर्टल है जहां आपको सारी सरकारों की स्कीम्स की जानकारी मिलती है। और जब तक हम जाकर के उतना कष्ट नहीं उठाएंगे, उतनी तकलीफ नहीं उठाएंगे, अपने आप को अगर हम एजुकेट नहीं करेंगे कि सरकार क्या दे रही है, तो हु विल डू इट फॉर अस?
तो हमको किसी के ऊपर आश्रित होना पड़ेगा। भाई सबसे बड़ी बात यह है कि इफ वी डोंट टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स, हु एल्स विल? दवा लेना तो हमारा काम है ना, सही डॉक्टर तक जाना हमारा काम है, सही डॉक्टर कौन है यह ढूंढना भी हमारा काम है। डॉक्टर तो अपना काम करेगा, सरकार स्कीम बना दे सकती है, लेकिन सरकार को जब तक फीडबैक नहीं मिलेगा और जब तक वो इंटरैक्टिव मैकेनिज्म हो सकता है, मैं ये नहीं कहता हूं कि रातों रात राम राज्य हो जाएगा हमारे देश में, लेकिन जब तक हम कदम नहीं उठाएंगे, मुझे नहीं लगता है कि ये सारी चीजें एक सही ढंग से हमारे जीवन में, हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारे देश में सकारात्मक बदलाव ला पाएंगे। इनके अलावा सरकार ने बहुत से कदम उठाए हैं, उद्यमिता विकास, सामाजिक सुरक्षा, प्रशासन, बैंकिंग और सुधार के क्षेत्र में, इनोवेशन और रिसर्च में, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, सीजीटी एमएसएमई, मुद्रा बैंक, व्यवसाय में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये सारे कदम अपने आप में उद्यमिता को विकसित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के द्वारा लिए गए कदम। हो सकता है कि इस तरह के कदम भिन्न भिन्न नामों से पहले भी रहे हों। सवाल ऐसा है कि अब हम इनमें जुड़े, इनमें समझें, एक फीडबैक रेवोल्यूशन हम क्रिएट करें। आवश्यकता है कि अगर इतनी चीजें हुई हैं तो सबसे बड़ी बात है कि ये सारी व्यवस्था तो कुछ चंद ब्यूरोक्रेट्स ने की होगी, लेकिन अगर हम इनमें दोष पाते हैं और हमको इसको सुधारना पड़ेगा तो हमें एक फीडबैक रेवोल्यूशन क्रिएट करना होगा, हमें एक फीडबैक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, और है हमारे पास। मैं पिछले कई एक दिनों से देख रहा हूं कि जिस सजगता और तत्परता के साथ वित्त मंत्री, एमएसएमई मंत्री या प्रधानमंत्री या अन्य मुख्यमंत्री पूरे देश में इन सबों के बारे में जागरूकता ला रहे हैं, इनकी चर्चा कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। हो सकता है कि बीच में कुछ लेयर्स हैं जो इंसुलेट कर रहे हों उनको, लेकिन हम और आप अगर इन सब चीजों को एक फीडबैक मैकेनिज्म से लेकर के नहीं जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि हमको इसका लाभ मिलेगा, और इसका लाभ अगर नहीं मिलेगा तो हमें नहीं लगता कि हमारी स्थिति सुधर पाएगी। सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में जनधन और मनरेगा, आयुष्मान भारत, जो अपने आप में एक बहुत ही अनूठा प्रयास है और जिसकी विश्व के सारे देशों ने सराहना की है कि भाई इतना बड़ा हेल्थ केयर रिफॉर्म, इतनी बड़ी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, 50 करोड़ लोग जिसमें कवर होते हैं, वो हुआ है। उसमें त्रुटियां हो सकती हैं, लेकिन त्रुटियां कैसे सुधरेंगी? जब तक हम अपने अधिकार को लेकर के सजग नहीं होंगे और जब तक हम अपने अधिकार को डिमांड नहीं करेंगे। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सीधे सीधे पैसा लोगों के अकाउंट में आना, बिचौलियों का रोल खत्म हो जाना। आपका हेल्थ कैसा है, आरोग्य सेतु बहुत अच्छी चीज है, लोग उसको यूज करें। स्किल इंडिया, गिव इट अप, जो गैस की सब्सिडी दी गई, उसी तरह डिमोनेटाइजेशन हुआ, जीएसटी हुई, आधार। और शुरू में लोगों के दिमाग में बहुत से संशय रहे होंगे, लेकिन एक अच्छी बात है कि बहुत कम समय में इन सारे इनिशिएटिव्स को लोगों ने अप्रिशिएट किया, एक्सेप्ट किया। अगर वो नहीं हुआ होता तो हमारे देश में अभी तक बहुत ही हाहाकार मच गया, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे आधार हो। शुरू में लोगों में, तो मैं ये कहता हूं कि हमारी जनता, हम लोग एज ए नागरिक बहुत जागरूक हैं, बहुत एक्टिव हैं। तो जितने इनिशिएटिव हैं उनमें अगर पार्टिसिपेट करके अगर हम उसको रियलिटी बनाते हैं तो हम एक आत्मनिर्भर एमएसएमई और आत्मनिर्भर भारत बन सकते हैं। हमें पहले आत्मनिर्भर नागरिक बनना होगा, और ये सारी चीजें एक इकोसिस्टम तैयार करती है हमारे एक आत्मनिर्भर नागरिक बनने की। उसके अलावा कृषि के क्षेत्र में ऊर्जा, कचरा प्रबंधन हो, जल संरक्षण हो, ये सारे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसमें इनोवेशन और रिसर्च के लिए सरकार ने स्कीम्स तैयार की हैं। उसी तरह अगर आप देखें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, वैश्विक आपूर्ति के कंजर्वेशन के क्षेत्र में सरकार नए प्रोजेक्ट्स लेकर के आ रही है, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे, एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटीज होंगी। फॉर एग्जांपल स्वच्छ भारत, स्मार्ट सिटीज, सभी के लिए आवास, जल संरक्षण, सड़कें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऊर्जा भंडारण, वैकल्पिक ऊर्जा, रक्षा स्वदेशीकरण, डिजिटल इंडिया, कौशल भारत, मेक इन इंडिया, डिफेंस कॉरिडोर, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, एमएसएमई, उद्योग 4.0,
सॉइल संरक्षण, मोर क्रॉप पर ड्रॉप, खाद्य फूड प्रोसेसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, कृषि का मशीनीकरण, किसानों की आय को बढ़ाना, ये सारी चीजें किसी न किसी रूप में, रोजगार के रूप में, डिमांड के रूप में, एम्प्लॉयमेंट के रूप में लोगों तक ही पहुंचेगी। इसको एग्जीक्यूट लोग ही करेंगे और इन सबों पर जब काम शुरू होगा तो सबके लिए अवसर पैदा होंगे। और इस पर हर बात की ध्यान दिया गया है कि भाई 250 करोड़ की कंपनियां इसीलिए हैं, इस तरह के प्रोजेक्ट्स को ले सकती हैं, उनमें क्षमता होगी। डिजिटल इंडिया ने एक फैसिलिटेशन मैकेनिज्म तैयार किया है। उसके अलावा एक बहुत ही बड़ा संशोधन कृषि क्षेत्र में हुआ है। 5 जून को 3 अध्यादेश लागू हुए, जिसमें लोगों को, खास करके हमारे किसान भाइयों को, जो पहले के जो उनके ऊपर में अंकुश थे कि उन्हें डेजिग्नेटेड मंडियों में ही बेचना है और वो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं कर सकते हैं, उनके सारी चीजें जो है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में थी, तो बहुत सी चीजों को एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से बाहर किया गया है, सरकारी नियंत्रण से बाहर किया गया है, जिसमें अनाज, दाल, प्याज, आलू ये सब है। और उसके अलावा वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं, वो कहाँ बेचेंगे इसका ये। और इससे क्या होगा कि फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी। इससे क्या होगा कि वह अपने ही आप में, अगर वो फार्मर है तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा, रूरल इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा, गांव की जो इकोनॉमी है वो आत्मनिर्भर बनेगी। और जब गांव की इकोनॉमी आत्मनिर्भर बनेगी तो हमारा मजदूर भी आत्मनिर्भर बनेगा, क्योंकि उसकी आमदनी बढ़ेगी। और जब वो बनेगा तो आत्मनिर्भर भारत का निर्माण वहीं से शुरू होगा। अगर हम ये देखें यहां पर, तो ये सरकार ने जो 20 लाख करोड़ जो दिए हैं, ये लिक्विडिटी इन्फ्यूज किए। फाइनेंशियल पैकेज का ये मतलब नहीं होता है कि आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाए। फाइनेंशियल पैकेज का मतलब होता है कि लोग पैसे के लिए उनका काम नहीं रुके। डेफिनेटली गरीब को, दिहाड़ी मजदूर को जिसका काम खत्म हो गया, उसके हाथ में आपको पैसे देने होंगे, लेकिन इंडस्ट्री को वो पैसे नहीं दिए जा सकते। वह उन्हें वर्किंग कैपिटल के रूप में दिया जाएगा कि भाई आपका काम ये चलाना है। और अगर आप देखिए यहाँ पर, तो 20 लाख करोड़ में अगर आप देखते हैं तो देखिए एग्रीकल्चर, स्ट्रीट वेंडर, ये 20 लाख करोड़ में बहुत बड़ा फोकस है इंडिविजुअल्स के ऊपर में, जिनको दिया गया है टैक्स कंसेशन के रूप में। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में 1,70 करोड़। तो ये कोशिश की गई है कि अधिक से अधिक मदद और ये पैसा बॉटम ऑफ द पिरामिड, विच इज कंसिस्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर लेबर, डेली लेबर, वेज लेबर, माइग्रेंट लेबर, लोअर मिडिल क्लास, जो भी हो, जो हमारे इकोनॉमी का, हमारी पॉपुलेशन का एक साइजेबल चंक क्रिएट करते हैं, उनको जाए। और देखिए कहां कहां गए हैं ये, बी हाइवी में, हर्बल कल्टीवेशन में, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में। तो करीबन ये जो चीजें हैं, और उसके अलावा आरबीआई ने भी दिया है करीबन 8 लाख करोड़, तो 12 लाख करोड़ अगर आप देखेंगे तो करीबन 12 लाख करोड़ का। और उसके अलावा अभी गरीब रोजगार कल्याण 50,000 करोड़। तो एवरी डे सम स्टेप इज बीइंग टेकन कि लोगों के पास लिक्विडिटी बढ़े, लोगों के बिजनेस पैसे के लिए सफर नहीं करें। बैंकों की खास करके मॉनिटरिंग की जा रही है, एक पोर्टल का निर्माण किया गया है, आपकी लोन की प्रोसेसिंग बहुत फास्ट होगी, आप उस पर जाइए। आई थिंक इसके आगे जब हम इनका इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तभी वो सफल हो पाएंगे। उदाहरण के तौर पर हम एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, उसमें बग्स होते हैं, उसके कई एक संस्करण आते हैं, कई एक संशोधन के बाद वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, वर्जन 4। आई थिंक सेम थिंग अप्लाइज टू द गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑल्सो। आई मीन, अगर हम ओनरशिप अगर नहीं लेंगे कि हाँ एक ब्रॉड मैक्रो लेवल पॉलिसी बनी, हो सकता है दिक्कतें होंगी, लेकिन आज कम से कम अगर एक सरकार आगे बढ़ करके हमारे पास आ रही है, कम्युनिकेट कर रही है, संवाद कर रही है, तो हम आलोचना न करके अगर अपने लेवल पर सारी खामियों के बाद अगर हम इंप्लीमेंटेशन शुरू करते हैं तो फायदा हमें ही होगा। रिले रेस में अगर आप ये बहस करेंगे कि भाई आपने हमको सही ढंग से बतान पास नहीं किया, तो आप रेस दौड़ जाएंगे, बाद में झगड़ लेना। अभी अगर बतान दिए तो लेकर के दौड़ना शुरू करो, क्योंकि वक्त और समय और लहरें किसी का इंतजार नहीं करती।
तो अब यहां पर अगर आप देखेंगे जस्ट कि जो मैंने एक सबमिशन किया है कि एमएसएमई को प्रायोरिटी सेक्टर माना गया है, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज को बराबरी का दर्जा, और ये जो है TREDS जो है कि जो एमएसएमई के जो रिसीवेबल्स होंगे, ट्रेड रिसीवेबल्स, उनकी डिस्काउंटिंग कैसे हो सके उसके लिए मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है, क्योंकि उनके पास में वह एक इंस्ट्रूमेंट है, बड़ी कंपनियां करती हैं, उनके बिल डिस्काउंटिंग होते हैं, छोटी कंपनियों की वो विश्वसनीयता नहीं होती है। और अगर हम देखें तो ग्लोबल सप्लाई चेन में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, लोग चीन के प्रभुत्व का विकल्प ढूंढ रहे हैं। भारत के पास समय है, मौका भी है, लेकिन भारत ही एकमात्र विकल्प नहीं है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। वियतनाम, कंबोडिया, और इस बार हम इसको नहीं जाने दें इस मौके को। इसके लिए हमें अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करना ही होगा, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना ही होगा, स्किल को बढ़ाना ही होगा। हमारा बुनियादी ढांचा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का होना ही पड़ेगा, और एक समय आएगा कि जब इन्वेस्टमेंट आएगी तो सप्लाई ज्यादा होगी, डिमांड कम हो सकती है, मार्जिन कम होगा। हमें उस चैलेंज से गुजर करके अपने कॉस्ट को कम करना पड़ेगा। हमारी इकोनॉमी की सबसे बड़ी समस्या है कि हमारी बचत की रेट बहुत कम है। हमारी लार्ज इंडस्ट्री की सबसे बड़ी समस्या है कि हमारा कॉस्ट स्ट्रक्चर बहुत हाई है, और इसीलिए हम कॉम्पिटिटिव नहीं हो पाते हैं। हमारे कॉस्ट, देखिए, हमें अपनी इकोनॉमी चलानी है अपने लोकल डिमांड से, और फ्यूचर के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए सेविंग्स हमें कमाना है एक्सपोर्ट से। जब तक अगर यह सोच हम नहीं लेकर के आएंगे कि हमारी डेली की आवश्यकताएं हमारे घरेलू मांग से मीट हो, और जो हम एक्सपोर्ट करें वह हमारी सेविंग्स हो, उससे हम कमाएं, वह कमाई हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए, भविष्य के लिए, हमारे शौक को ऑब्जर्व करने के लिए हमारे पास में रहे। यह सोच अगर रहेगी तो हम आगे बढ़ सकेंगे, और इसके लिए हमें स्किल डेवलप करना पड़ेगा हमें। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप जाएंगे चैंपियंस पोर्टल पे तो आपको पता चलेगा कि इन सब चीजों के लिए पिछले 30-40 सालों में करीबन 100 के आसपास प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। दुर्भाग्य है कि वो प्रोग्राम हमारे तक नहीं पहुंच पाए, वो कागजों में ही रहे। खैर, अब उस पर बहस करके, जिरा करके कुछ नहीं होना है। अगर हम उनका फायदा उठाने का प्रयास करें तो शायद मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह की बात सरकार कर रही है कि अगर हम एक कदम लेंगे तो सरकार भी 2 कदम जरूर लेगी। यह कुछ क्षेत्र हैं जहां पर आने वाले समय में डिमांड बढ़ेगी। चिकित्सा, खाद्य, फूड प्रोसेसिंग, हेल्थ एंड हाइजीन, सप्लाई चेन, वेयर हाउसिंग, स्किल डेवलपमेंट, एग्री एंड एग्री डेवलपमेंट, और लो कॉस्ट ऑटोमेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनमें डिमांड बढ़ेगी। कोविड के बाद एसेंशियल इकोनॉमी विल गेट अ बूस्ट। जो बेसिक चीजें हैं, जो ऐसी त्रासदी के समय में हमें जिनकी आवश्यकता है, वह इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। जो नॉन एसेंशियल हैं वह कुछ समय के लिए वो एक बैक सीट पर रहेंगे, और कुछ चीजें हैं जो टेक्नोलॉजी के कारण सनसेट इंडस्ट्री है, जिनका सूर्यास्त हो रहा है, जैसे कि तेल और गैस, जैसे कि अगर हम लें कन्वेंशनल व्हीकल्स, इन सब चीजों के क्षेत्र में, या फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर जनरेशन है, इनमें थोड़ी गिरावट आएगी। रातों रात नहीं आएगी, धीरे धीरे आएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर इन सेक्टर्स पर अगर हम अपना ध्यान रखें और इनमें संभावनाओं की और अवसरों की तलाश करें तो शायद एक हम अच्छे इंटरप्राइज का निर्माण कर सकते हैं। एमएसएमई के अवसर अगर मैं देखूं तो सबसे बड़ा अवसर तो मेरे लिए ये है, जिस दिन हमारा आत्मनिर्भर नागरिक बनना चाहेगा, बनने की कोशिश करेगा, एक इंटरप्राइज खड़ा हो जाएगा। एक इंटरप्राइज वो होता है जो पैदा अधिक करता है, कंज्यूम कम करता है, सरप्लस बनाता है। एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन यही है। और आप ये समझिए कि इस 40 से 140 करोड़ अगर आत्मनिर्भर आदमी बनते हैं जो अपनी जरूरत से अधिक पैदा करते हैं, तो यू विल बी अ नेट एक्सपोर्टर। तो हमारी सोच ये होनी चाहिए कि मैं अपनी स्किल से अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाऊं, अपनी अर्निंग कैसे बढ़ाऊं,
ताकि आज के समय में मेरी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के बाद मेरे पास में सफिशिएंट इन्वेस्टेबल सरप्लस रहे, जो विकास के काम में और मेरे काम में आए। और जब वह आएगा तो वो आप इन्वेस्ट करेंगे, अपने बिजनेस में करेंगे, अपने आप में करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे तो आपके जीवन में विकास होगा, ग्रोथ होगी। तो बेसिकली आत्मनिर्भर भारत की कड़ी में आत्मनिर्भर एमएसएमई और उसके बाद आत्मनिर्भर नागरिक, वह उसकी पहली पायदान है। टेक्नोलॉजी, सर्विसेज और प्रोडक्ट्स का वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट, जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसको सब्स्टिट्यूट करना, डिफेंस कॉरिडोर, डिफेंस वगैरह में उसकी हम लोग कर रहे हैं। प्रौद्योगिक विकास और इनोवेशन, ई कॉमर्स, सप्लाई चेन, एनर्जी कंजर्वेशन, स्टोरेज, ये सारे के सारे क्षेत्र हैं जहां पर असीम संभावनाएं एमएसएमई के लिए रहेंगी। एक आदर्श अर्थव्यवस्था घरेलू खपत, प्रौद्योगिकी, सेवाओं और मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्यात और आयात प्रतिस्थापन का एक मजबूत मिश्रण होना चाहिए। It has to be a combination of a domestic consumption, technology and value-added export of technology and products and import substitution. हम अपने संस्थान के माध्यम से इंटरप्राइजेस का 6 रूप से क्लासिफिकेशन करते हैं। परफॉर्मेंस बेस्ड है, एक जो अति उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, जो इंडस्ट्री मानकों से भी आगे हों, और एक जो बी कैटेगरी वह होती है जहां उनके परफॉर्मेंस इंडस्ट्री एवरेज के आसपास हो। तीसरा वह है जहां उनका परफॉर्मेंस इंडस्ट्री एवरेज के नीचे हो लेकिन लाभ कमा रहे हैं। चौथे वो है जो हानि में है, पांचवें जो अनवायबल हो गए और छठे जो स्टार्टअप है। हम इन 5 कैटेगरी के साथ बी से एफ के साथ काम करते हैं, उनको अपनी सेवाएं देते हैं और हमारा ये प्रयास रहता है कि उनको स्टडी करके उनके साथ हाथ मिला करके कैसे हम उनको ए कैटेगरी में ले जाएं। और उसके अलावा जो स्टार्टअप होते हैं या इन सब लोगों के लिए ये हमारी रेंज ऑफ सर्विसेज हैं कि भाई आपको मिलने वाले सरकार के जो प्रावधान हैं, जो स्कीम्स हैं, उसके लिए आप एलिजिबल हैं नहीं हैं, क्या मिल सकता है, कैसे तैयार किया जाए। It's a kind of education of MSME and helping them claim and get all the benefits as envisaged by the government. ये हमारी सेवाएं हैं और मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपका समय उपयुक्त रूप से उसका सदुपयोग हुआ होगा। आप अपना फीडबैक, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ये दूसरा प्रेजेंटेशन है हिंदी में। इसके माध्यम से आपको जो भी जानना है मधुसूदन साहब से, आप कुछ पूछना है तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, नहीं तो आप gs.business.madhusudan@gmail.com लिख सकते हैं। हमारा ईमेल है csdrjv@gmail.com। सो अभी हम द थर्ड एपिसोड ऑफ आत्मनिर्भर भारत MSME, ये प्रेजेंटेशन तेलुगु में होगा। जो भी ऑडियंस है ये दे कैन कंटिन्यू, और तेलुगु में जो भी है दे कैन कम एंड ज्वाइन नाउ। सो थैंक यू सर फॉर द वंडरफुल प्रेजेंटेशन, एंड नाउ आई टेक द फोरम। थैंक यू रुद्रा, थैंक यू वेरी मच सर।